Welcome students. Today we are going to discuss about the main course book, first book, and name of your book is Hornbill. What is the name of your book? Hornbill. Once again, Hornbill. Hornbill. ये एक it is a name of bird. It is a name of bird. जिसके पास भी बुक होगा, कुछ लोगों ने बुक अरेंज किया होगा, तो उसमें आपको एक चिड़िया का चित्र दिख रहा होगा, एक पक्षी का प्रिंट आउट सामने दिख रहा होगा। दिख रहा है? ध्यान से देखिए, ये जरा देखिए, तो इसमें एक कोई पक्षी आपको दिखाई दे रही होगी, एक बर्ड्स आप देख रहे होंगे, देख पा रहे हैं? तो इसी के नाम से इस बुक का नाम रखा गया है। और ये पक्षी जो देख रहे हैं विलुप्त होने के कगार पे है, तो इसके माध्यम से एक अवेयरनेस भी अपने को लाना है कि इस पक्षी के बारे में जानें और इसकी प्रजाति, इसकी स्पीसीज की हम रक्षा कर सकें, उसको सेव कर सकें। ओके? तो इसमें का जो पहला लेसन हम शुरू करने वाले हैं, उस लेसन का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी। ये पहला लेसन जैसे ही आप खोलते हैं तो द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, ये पहला लेसन है, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। ओके? नेक्स्ट टाइम से बुक भी रखेंगे साथ में। तो ऑडियो वीडियो सिस्टम से आज पढ़ रहे हैं आप लोग, एक नया मेथड है स्टडी करने का। जो लेसन हम पढ़ेंगे उसका हम एनिमेटेड वीडियो देखेंगे, 7-8 मिनट का एक वीडियो है, और उस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा वो लेसन। ठीक है? उसका सेंट्रल आइडिया, उसकी थीम, क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज है उस लेसन का। ओके? देन द नेम ऑफ द लेसन इज, देखो ध्यान से एक बार फिर देखो, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। द पोर्ट्रेट, बोलो पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। लेडी का मतलब महिला, लेडी का मतलब महिला। एंड द पोर्ट्रेट दैट मीन्स पेंटिंग। पोर्ट्रेट का मतलब क्या है? पेंटिंग। फोटोग्राफ, क्या कह सकते हैं? फोटोग्राफ। स्केच, ऐसे स्केच बनाते हैं ना, पेंटिंग बनाते हैं जो, जिसमें हम उसके फेस को और उनके एक्सप्रेशन को हम व्यक्त करते हैं उस चित्र के माध्यम से, तो उसको कहते हैं पोर्ट्रेट। इसके राइटर का नाम जान लीजिए, पहले थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए। इस लेसन के राइटर हैं खुशवंत सिंह। फिर से बोलिए, तो थोड़ा सा डिटेल आपको खुशवंत सिंह के बारे में जानना है, सुनते जाइए, याद करते जाइए। तो इसके राइटर का नाम है खुशवंत सिंह। क्या नाम? खुशवंत सिंह। और इनका जन्म हुआ था 1915, 1915, और अभी चल रहा है 2022, और 2000 डेथ हुआ है। 2014 में इनका डेथ हुआ है। मतलब 1915 और 2014 कैलकुलेट करेंगे तो 99 इयर्स। कितना साल होता है? 99 years. कितना साल होता है? 99 years. तो 99 इयर्स समझ सकते हैं। आज़ादी के पहले 2015 में इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में। तब पाकिस्तान भी पार्ट ऑफ इंडिया होता था, भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तो जन्म कहाँ हुआ था खुशवंत सिंह का? कहाँ हुआ था? और मृत्यु हुई इनकी दिल्ली में 2014 में। कौन से सन में? 2014 में। अब इनके एजुकेशन के बारे में आता हूँ। मैं जो भी बता रहा हूँ वो पूछ सकता हूँ लास्ट में, तो ध्यान रखिएगा। 2015 में इनका जन्म पाकिस्तान, 2014 में डेथ हुआ दिल्ली में। ओके? इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा पंजाब यूनिवर्सिटी में हुई। कौन सी यूनिवर्सिटी में? पंजाब। फिर से बोलिए। पंजाब यूनिवर्सिटी। और उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए गए सेंट स्टीफन कॉलेज और किंग्स कॉलेज लंदन। सेंट स्टीफन कॉलेज और किंग्स कॉलेज लंदन से इन्होंने अपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, हायर एजुकेशन इन्होंने कंप्लीट किया, और बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं। राइटर होने के अलावा इनके अंदर और कौन कौन से प्रोफेशन में ये काफ़ी आगे थे? तो लायर थे, अच्छे वकील थे। लायर क्या थे? लायर। डिप्लोमेट थे। डिप्लोमेट मतलब भारत को रिप्रेजेंट करने वाले, फॉरेन कंट्री में, फॉरेन कंट्री में इंडिया को जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं राजदूत कहलाते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? राजदूत। एम्बेसडर। क्या बोलते हैं? एम्बेसडर। अदर कंट्रीज में जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये अच्छे डिप्लोमेट थे, इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले। और जर्नलिस्ट थे। जर्नलिस्ट का मतलब है पत्रकार, जर्नलिज्म बोलते हैं, पत्रकारिता। पत्रकार समझ में आ रहा है? पत्रकार, प्रेस रिपोर्टर बोलते हो।
तो अच्छे पत्रकार थे और पत्रकारिता को इन्होंने एक नई दिशा दी। एक पुरानी तरीके के जो पत्रकारिता थी उससे हट करके एक नए तरह की पत्रकारिता को इन्होंने प्रारंभ किया। और ये एक पॉलिटिशियन भी थे। क्या थे? पॉलिटिशियन। और नोवेलिस्ट थे, उपन्यासकार। नोवेलिस्ट मीन्स उपन्यासकार। पीछे वाले तीनों, खुशवंत सिंह का जन्म कब हुआ था? जोर से बोलो। और इनकी मृत्यु कब हुई? 2014। यशवंत सिंह के प्रोफेशन के बारे में कोई बताएगा? वो एक राइटर के अलावा और क्या क्या थे? पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट, लायर और डिप्लोमेट। और क्या? डिप्लोमेट। इनकी रचनाओं के बारे में याद रखेंगे तो इनका एक पिक्चर भी बना है, एक मूवी भी बनी है, यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हैं घर में। ट्रेन टू पाकिस्तान। कौन सी मूवी? ट्रेन टू पाकिस्तान। जोर से बोलो। ट्रेन टू पाकिस्तान। वंस अगेन। ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान 1956। कौन से सन में? 1956। इसमें 1956 में इस स्टोरी को इन्होंने लिखा था, जिस पर मूवी भी बना हुआ है। और 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन के दौरान बहुत सारे इंडिया के लोगों को पाकिस्तान जाना पड़ा और पाकिस्तान में रहने वाले बहुत सारे लोगों को भागकर इंडिया आना पड़ा। तो उस समय जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ा उनको, उसको इस पिक्चर में दिखाया गया है। कौन सी पिक्चर में और कौन सी रचना में? ट्रेन टू पाकिस्तान। जोर से बोलो। ट्रेन टू पाकिस्तान। और दिल्ली करके एक इनका रचना है, दिल्ली करके एक क्रिएशन है, बुक का नाम है दिल्ली। क्या नाम है? दिल्ली। और तीसरी बुक है इनकी द कंपनी ऑफ वुमेन। द कंपनी ऑफ वुमेन। तीन चीज याद रखना है अपने को, ट्रेन टू पाकिस्तान, दिल्ली और कंपनी ऑफ वुमेन। कुछ कुछ पुरस्कार इनको मिले, जिसमें यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का पुरस्कार इनको मिला 1956 में। और वो पुरस्कार कहलाता है ग्रुप प्रेस अवार्ड। ग्रुप प्रेस अवार्ड। और इंडिया में इनको मिला है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। कौन सा पुरस्कार? पद्म विभूषण। अब हम आते हैं उस रचना को जो आज हम उनकी कृति को पढ़ने वाले हैं, जो उनका लेसन आज हम पढ़ने वाले हैं। एनिमेटेड वीडियो देखेंगे, उसके बाद फिर जो डिफिकल्टी होगी उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो इस लेसन का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। खुशवंत सिंह अपने बचपन के समय को याद करते हैं और अपनी दादी के साथ बिताए हुए पल को इस लेसन में एक्सप्लेन करते हैं। किसके साथ बिताए हुए पल को? तो अपनी दादी का एक पोर्ट्रेट, अपनी दादी का एक फोटोग्राफ, अपनी दादी का एक रेखा चित्र कह सकते हैं, महादेवी वर्मा के शब्दों में कहें तो वो रेखा चित्र वो प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आप लेसन को पढ़ते जाएंगे तो आपके मन मस्तिष्क में भी उनकी दादी का एक रेखा चित्र सामने आते जाएगा। इस ढंग से लिखा गया है, इस ढंग से एक्सप्लेन किया गया है कि हूबहू जैसा बताते जाएंगे वैसा एक रेखा चित्र मन मस्तिष्क में बन जाता है। किसकी दादी का? किसकी दादी का? सो लेट्स नाउ बिगिन। लेट्स नाउ स्टार्ट टू वॉच द एनिमेटेड वीडियो ऑफ खुशवंत सिंह द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। सो बी रेडी एंड वॉच दिस वीडियो। थैंक यू। और उनके चेहरे पे इतनी जूरिया थी कि इस बात का विश्वास करना कठिन था कि वो कभी जवान और सुंदर भी रहेंगे। मेरे दादा की तस्वीर दीवार पे लटकी हुई, उस तस्वीर में भी मेरे दादा बहुत बूढ़े दिखाई दे रहे हैं। उनको भी देखकर ऐसे लग रहा था कि शायद वो भी कभी जवान नहीं रहे होंगे। खैर, मैं भी इन बातों में लग गया। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी कहानी। मैंने बताया ये कहानी तब की है जब मैं बच्चा था और मेरे माता पिता शहर में रहा करते थे और मैं अपनी दादी के साथ गांव में रहा करता था। दादी मुझे रोज सुबह स्कूल के लिए तैयार करा करती थी। जब दादी मुझे तैयार करा करती थी तो उस दौरान वो हमेशा भगवान का नाम लेती थी। वो हमेशा प्रार्थनाएं बोला करती थी। शायद वो ये सोचती थी कि ये प्रार्थनाएं मुझे याद हो जाएंगी, पर खैर वो चीज मुझे आज तक याद नहीं है। तैयार होने के बाद मैं सुबह का नाश्ता करता हूँ। नाश्ते में बासी रोटी और मक्खन होता था और फिर मैं दादी के साथ अपने गांव के स्कूल में चला जाता था। रास्ते में दादी गांव के कुत्तों के लिए कुछ बासी रोटियां भी अपने साथ ले जाया करती थी और मेरे साथ वो स्कूल जाया करती थी। ऐसा नहीं था कि दादी मेरे साथ स्कूल पढ़ा करती थी, नहीं नहीं, स्कूल के बगल में एक मंदिर था। तो जब मैं स्कूल चला जाता था तो दादी मंदिर में बैठ के धार्मिक पुस्तकें पढ़ा करती थी।
और जब मैं स्कूल से वापस आता तो दादी भी मेरे साथ मंदिर से वापस आती और फिर रास्ते में कुत्तों के लिए रोटी खिलाती। यही थी मेरी गांव की जिंदगी, बड़ी शांति से भरी। लेकिन एक दिन क्या होता है, मेरे माता पिता ये संदेश भिजवाते हैं कि हमें भी अब उनके साथ शहर में रहना है। तो दादी और मैं दोनों गांव छोड़ के शहर में चले जाते हैं और यहाँ से मेरी लाइफ का एक दूसरा स्टेज शुरू होता है। मेरा दाखिला एक अंग्रेजी स्कूल में होता है जहाँ पर मुझे अलग अलग सब्जेक्ट की पुस्तकें पढ़ने को मिलती है। खैर ये बात अलग है कि मेरी दादी को ये सब चीजें पसंद नहीं आती। मेरी दादी को लगता है कि स्कूल में धार्मिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए, पर खैर अंग्रेजी स्कूल में ऐसा कुछ नहीं होता। और दादी मेरी पढ़ाई में भी कोई हेल्प नहीं कर पाती थी और ना ही वो मेरे साथ स्कूल जाया करती थी। इसीलिए मेरी दादी को मेरी स्कूल वाली लाइफ ज्यादा पसंद नहीं। समय बीता और मेरी लाइफ में एक तीसरा स्टेज आया जब मेरा दाखिला एक यूनिवर्सिटी में हुआ। उस समय मैं दादी के रूम में नहीं रहता था, मुझे एक अलग कमरा दिया गया। मैं दादी से अलग रहने लग गया और इसी के साथ हमारी दोस्ती में थोड़ी सी दूरियां स्टार्ट हो गई। दादी अब बस अपने रूम में चरखा काटा करती थी और दोपहर में सो जाया करती थी और बरामदे में चिड़ियों के लिए हमेशा रोटी डाला करती थी। काफी सारी चिड़िया है उस बरामदे में दादी के पास आया करती थी। ऐसा लगता था कि दादी ने अपने दूसरे दोस्त बना लिए। वह दोस्त जो दादी के साथ बहुत खुश रहा करते थे, वह चिड़ियाएं कभी दादी के सर पर तो कभी कंधे पर बैठ जाया करती थी। समय और बीता और मेरी लाइफ में एक चौथा स्टेज आया जब मुझे पढ़ने के लिए विदेश जाना पड़ा। विदेश में पढ़ाई 5 साल की थी और जब दादी मुझे विदा करने स्टेशन पे आती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं दादी से आखिरी बार, क्योंकि 5 साल बाद जब मैं वापिस आऊंगा तो शायद दादी जिंदा न रहे। लेकिन जब मैं 5 साल की पढ़ाई पूरी करके वापिस आता हूँ तो दादी मुझे उसी अवस्था में उन्हीं सफेद बालों में उन्हीं जोड़ियों के साथ मुस्कुराते हुए रेलवे स्टेशन पे मेरा स्वागत करते हुए मिलती है। ये देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है कि दादी के चेहरे पे कोई खासा बदलाव नहीं आया। घर आने के बाद उन्होंने मेरे स्वागत में जश्न मनाया। उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा करके एक पुराना ढोल लिया और गाने गाने लगे। कई घंटों तक गाना गाती रही, ढोल बजाती रही। अभी सुबह दादी बीमार, हम लोगों ने डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने कहा टेंशन मत लीजिए, दादी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। और शायद दादी को ये बात पता थी कि उनका अंतिम टाइम आ चुका। दादी अपने कमरे में शांति से बिस्तर पर लेटी रहती है और अपने हाथों से माला फेरती रहती है और भगवान का नाम लेती रहती है। दादी चाहती थी कि उनका जो कुछ समय बचा है वो लोगों से बात करके खराब ना करें, बल्कि भगवान को ही याद करें। अचानक से उनके हाथ में रखी वो माला गिर जाती है और दादी मेरी प्यारी दादी जब उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करने के बाद हम उनके कमरे में उनके मृत शरीर को अंतिम यात्रा के लिए ले जाने आए, तभी हमने देखा। कैसा लगा चैप्टर? अच्छा लगा। नाउ सम क्वेश्चंस वेरी सिंपल रिलेटेड विद दिस लेसन। या एनी क्वेश्चन? हाँ, सबसे पहले खुशवंत सिंह द्वारा लिखे इस लेसन में आपने देखा उन्होंने अपनी बचपन की कहानी को बताया है, अपने बचपन की कहानी को बताया है। तो इसमें आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि खुशवंत सिंह कहाँ रहते थे? गांव। और उनके पेरेंट्स शहर में रहते थे। कहाँ रहते थे? शहर में। जब वो गांव के स्कूल में पढ़ते थे तो दादी उनके साथ स्कूल तक जाया करती थी। क्यों जाती थी उनके साथ स्कूल तक? जोर से बोलो। स्कूल के पास में क्या था? हाँ, आपने एक चीज और नोटिस किया होगा, खुशवंत सिंह बोल की कहानी है, पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिया था। तो ये जो फैमिली है वो पंजाबी फैमिली, सिख फैमिली है। कैसी फैमिली है? जोर से बोलो। और सिख फैमिली में, पंजाबी फैमिली में मंदिर को हम कुछ और कहते हैं, उनके वार्षिक प्लेस को हम किसी और नाम से जानते हैं, गुरुद्वारा। किस नाम से? मोहम्मदन लोगों के वार्षिक प्लेस को किस नाम से जानते हो? मस्जिद। इंग्लिश में बोलते हैं मॉस्क। क्या बोलते हैं? मॉस्क। और हिंदू लोगों का टेम्पल, हिंदू लोगों का टेम्पल। बुद्धिस्ट लोगों का पेगोडा, बुद्धिस्ट लोगों का पेगोडा। अलग अलग रिलीजन में अलग अलग वार्षिक प्लेस होते हैं। तो गुरुद्वारा स्कूल के बाजू में था
स्कूल के बाजू में क्या था? गुरुद्वारा। गुरुद्वारा के बाजू में स्कूल था, ऐसा भी कह सकते हो। तो दादी इसलिए उसके साथ जाती थी कि बच्चे को स्कूल छोड़ देती थी और अपना गुरुद्वारा में बैठकर गुरु ग्रंथ साहब का पाठ किया करती थी। ओके? तो इतना अच्छा फ्रेंडशिप था, इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी दोनों के बीच में, बहुत बढ़िया बॉन्डिंग था। पोते के साथ रोज वो स्कूल जाती थी और जाते समय रास्ते में एक चीज और होता था। क्वेश्चन आंसर में एक IMP क्वेश्चन पूछा जाता है कि दादी अपने साथ रोटियां लेकर जाती थी। क्या लेकर जाती थी? रोटियां। तो वो क्यों लेकर जाती थी? जोर से बोलिए। तो गलियों में जो डॉग्स होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स, क्या बोलते हैं उनको? गली वाले कुत्ते, स्ट्रीट डॉग्स, वो पालतू नहीं होते हैं। स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं उनको खिलाने के लिए वो रोटियां लेकर जाती थी। और उन रोटियों के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, कैसा रोटी बोला? हाँ, इंग्लिश में बोलते हैं स्टेल चपातीस। बोलिए। यानी यस्टरडे का, रात का बचा हुआ रोटी सुबह के समय उसको वो बढ़िया से लपेट के ले जाती थी और गली में जो कुत्ते होते थे वो उनका पीछा करना शुरू कर देते थे। उनको पता था कि दादी आई है और हमारे लिए क्या लेके आई हैं, तो उनके पीछे पीछे चलने लगते थे, उनको वो रोटी खिला देती थी। ठीक है? अच्छा, खुशवंत सिंह भी सुबह जाते थे तो उनको भी वही रोटी खाने को मिलता था। रात का रखा वाला रोटी, उसके ऊपर हल्का हल्का ऐसे शक्कर लगा के उसको रोल करके उनको दे देती थी और वो खा के कहाँ चले जाते थे? अब कुछ दिन बाद स्टोरी आगे बढ़ता है। उनके पेरेंट्स लोग अच्छे से सेटल हो जाते हैं सिटी में, तो वहाँ से मैसेज आता है। क्या मैसेज आता है? कि आप लोगों को भी अब कहाँ शिफ्ट होना है? अब ये शहर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? अब लेखक बताते हैं कि जब शहर चले जाते हैं तो वहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन हो जाता है। कैसे स्कूल में? इंग्लिश मीडियम। गांव का सिंपल सा स्कूल और शहर में बड़ा सा इंग्लिश मीडियम स्कूल। और अब लेखक खुशवंत सिंह अब स्कूल पढ़ने के लिए मोटर बस में जाते हैं। बस में जाते हैं। किस में जाते हैं? बस में। स्कूल बस आती है कॉलोनी तक और लेकर जाती है और छोड़ने आती है। तो दादी का रोल खत्म हो गया। दादी का रोल खत्म हो गया। अभी भी सेम रूम में रहा करते हैं और आने के बाद दादी उनको पूछा करती हैं कि आज क्या क्या पढ़ाई हुआ, आज क्या क्या पढ़ाई हुआ। तो बच्चा अब इंग्लिश मीडियम वाला सब्जेक्ट बता रहे हैं, पेंटिंग, ड्राइंग, डांसिंग, म्यूजिक, सारा चीज बता रहे हैं। तो ये सब दादी के पल्ले नहीं पड़ता है कि क्या क्या चीज को पढ़ा रहे हैं। डांसिंग पढ़ाना, म्यूजिक पढ़ाना, ये सब स्कूल में पढ़ाने की चीज है क्या? ऐसा दादी सोचने लगती। ओके? यस सर। तो एक जनरेशन गैप देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी के बीच में क्या अंतर है, अब की पीढ़ी क्या सीख रही है और पुरानी पीढ़ी क्या सीखा करती थी। फिर लेखक का स्कूल एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है। यूनिवर्सिटी में जाना है पढ़ने के लिए। कहाँ जाना है? यूनिवर्सिटी। कॉलेज में जैसे ही बच्चे पढ़ने जाते हैं तो दादा दादी के साथ रहना छोड़ देते हैं और वो अपने सेपरेट कमरे में रहकर पढ़ने लगते हैं। तो यहाँ से फ्रेंडशिप का जो धागा है, थ्रेड ऑफ फ्रेंडशिप स्नैच्ड, टूट जाता है। धागा क्या हो जाता है? टूट जाता है। मतलब जो एक सीधा सीधा धागा था वो अब टूट गया। अलग अलग कमरे में जैसे ही हम रहने लगते हैं तो दूरियां बढ़ जाती हैं, डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है। क्या मेंटेन हो जाता है? तो ये चीज हुआ वहां पर। अब कुछ दिन बाद विदेश की यात्रा, विदेश पढ़ाई 5 साल का कोर्स। कितने साल का? 5 साल। 5 साल की पढ़ाई के लिए खुशवंत सिंह को फॉरेन जाना है। लेकिन दादी निराश नहीं होती है, दादी निराश नहीं होती। और उस समय तक उनका उम्र इतना ज्यादा हो गया है, इतना ज्यादा हो गया है कि खुशवंत सिंह कहते हैं कि जब दादी मेरे को स्टेशन छोड़ने आती हैं तो मुझे ऐसा लगता है दादी से अलविदा कहते हुए कि 5 साल बाद जब मैं लौटूंगा तो दादी से मेरी मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि इतना ज्यादा उम्र उनका हो चुका है। 5 साल बीत जाता है। 5 years he has completed his 5 years of higher education from abroad, and when he returned to India he find himself with his grandmother। फिर से स्टेशन पर उनको ग्रैंडमदर वेलकम करते हुए मिल जाती है, स्वागत करते हुए, अपने पोते का स्वागत करते हुए। और खुशवंत सिंह देखते हैं तो 5 साल पहले जैसा दादी को देख कर गए थे आज भी वो वैसे ही दिखाई दे रही है। घर में आने पर पूरे पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा करती हैं। शाम के समय ढोलक खुद बजाती हैं, ढोलक खुद बजाती हैं और एक बहुत बढ़िया गीत गाया जाता है। गांव पड़ोस की सारी महिलाएं सब इंजॉय करती हैं। गीत का टॉपिक होता है, शीर्षक होता है कि कोई विजेता विजय
अभियान से लौटा है, विजय अभियान से लौटा है, ऐसा गीत गाया जाता है। शाम होते होते दादी बीमार हो जाती है। शाम होते होते दादी क्या हो जाती हैं? बीमार हो जाती है। डॉक्टर देखकर कहता है कि हरारत है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक हो जाएंगी। परंतु जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है, दादी माँ सारी एक्टिविटीज़ स्टॉप कर देती हैं, चुपचाप बैठकर, फिर उसके बाद लेटकर अपने माला से गॉड को प्रे करने लगती हैं, प्रार्थना करने लगती हैं। और प्रार्थना करते करते थोड़ी देर बाद अपने आप उंगलियों का हिलना स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है, और होठों का फड़कना भी बंद हो जाता है। तो घर के लोग समझ जाते हैं कि अब दादी इस दुनिया में नहीं रही। अब उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी होती है। अंतिम यात्रा की तैयारी करने लगते हैं। तब क्या देखते हैं कि दादी दोपहर में क्या करती थी, सारे लोग तो ड्यूटी में चले गए, बच्चा कॉलेज चला गया, तो दोपहर में वो छोटा छोटा रोटी का टुकड़ा कर करके, ऐसे एकदम छोटा छोटा टुकड़ा करके परिंदों को खिलाया करती थी, पक्षियों को खिलाया करती थी। बर्ड्स, चिड़िया, बहुत तरह तरह की चिड़ियाएँ वहाँ पर आ करके, कोई तो सिर पर बैठ जाता था, कोई हाथ में, कोई पैर में। इतना ज़्यादा पक्षियों का दादी से अटैचमेंट था, लगाव था। ओके, यस सर। तो आज वो सारे परिंदे फिर आए, लेकिन इसके पहले रोज जब वो आते थे दोपहर में तो खूब शोरगुल होता था, सब चहकते रहते थे। कोई दादी के सिर पर बैठा, कोई कंधे पर बैठा, कोई हाथ पर बैठा, कोई पैर पर बैठा, चारों तरफ परिंदे ही परिंदे। आज दादी की अंतिम विदाई के लिए वो सारे परिंदे फिर आए हैं, परंतु आज एक भी चहचहाहट नहीं है, एक भी आवाज नहीं है। साइलेंट मोड में बैठे हैं सारे के सारे। और लेखक की मम्मी, राइटर की मम्मी, खुशवंत सिंह की माँ, खुशवंत सिंह की माँ उन परिंदों पर तरस खाकर उनके लिए ब्रेड क्रम्स लाती हैं, ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े जैसे दादी तोड़ा करती थी वैसे तोड़ के लाती हैं और उनको खाने के लिए बिखेर देती हैं। लेकिन मजाल है कि किसी एक भी परिंदे ने एक भी निवाला खाया हो, एक भी दाना टच किया हो, किसी ने स्पर्श नहीं किया खाने को, साइलेंट